जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे 6th चैप्टर। आप बोलेंगे कि मैम 5th चैप्टर नहीं कराया, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें से इसको स्किप कर दिया गया है, इसलिए उसको हम नहीं करा रहे हैं। वैसे उसमें पीरियोडिक टेबल आती है, तो आप चाहें तो उसको रिवीजन करके देख सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं 6th चैप्टर। नाम है उसका क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि देखिए आपकी इतनी सी साइंस की बुक में 3 सब्जेक्ट कवर है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े थे वो किसके थे, केमिस्ट्री के। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका है, बायोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें आएंगी। पहला आएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है, अगला आएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक और आता है प्लांट का जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो वाला कंसेप्ट भी इस चैप्टर में होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और हाँ, इसमें 5 क्वेश्चन से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी ये होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही वाला है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज है वो टूटकर क्या क्या बनाता है। ठीक है, तो ये जो अपना आंसर है बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख के आना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, फिर इसको ही थ्योरी में लिखना है। ठीक है, यदि आप ये चार्ट बना के आ जाओगे ना, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आपको दे देगा। ठीक, आपको पता होगा ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। अब इतना बड़ा है, याद कैसे होगा, तो अपन को क्या करना है, बोलना है कहो। क्या बोलना है, कहो। क्या कहना है, 6 12 6, कहो 6 12 6। ठीक है, अब व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आप ये मत बोलिएगा कि मैम कहो में तो के आता है, यहाँ पे सी से हमको याद रखना है, क्या, का हो। ठीक है, क्या कहना है हमको, 6 12 6। ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का, याद रखिएगा आप। ठीक है, हाँ, तो ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है बाय द ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है मैम, आप ये तो बताइए। ठीक है, बता देते हैं। देखिए ये पूरी क्या होती है, अपनी सेल। आपको पता होगा हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो ये मान लिया मैंने, क्या है, सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी होती है, ये सब चीजें होती हैं। एंड एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और एक ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बताऊंगी मैं आपको। और ये जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये समझने के लिए आपका। ठीक, हाँ, तो ये ग्लूकोज से पाइरूवेट कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, वो पूरी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। मतलब कि ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने में 10 स्टेप हो जाती हैं अपने। ठीक है, उन 10 स्टेप को आपको अभी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए पाइरूवेट क्वेश्चन क्या है, वेरियस ऑर्गेनिज्म में बताना है। तो पहले देखते हैं हम ईस्ट में, किस में देख रहे हैं, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में यदि ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, तो क्या बनता है, एथेनॉल, या जिसको आप बोलते हैं एल्कोहल। कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। फॉर्मूला होता है C2H5OH। कल ही आपको बताया था 4th चैप्टर में। ये प्लस क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गई, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, क्योंकि इसमें 6 कार्बन थे, तो इसमें भी 6 कार्बन करने के लिए कितने मॉलिक्यूल हमको बनाने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बन गया अपना 2 कार्बन का एथेनॉल, प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रिलीज हो गई, और क्या मिल गई हमको, एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं, अगला पाथवे देखते हैं हम, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली तो हम ऑक्सीजन ले ही रहे हैं। ठीक है, बट क्या होता है, हम दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट हमको मिल नहीं पाती है। तो क्या होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कहाँ होता है, अपनी मसल में। मान लिया कि आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत कम साइकिल चलाते हैं और एकदम आपने चला ली, तो क्या होता है, अपने पैर में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है।
लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए अपनी मसल जो है उसमें पेन होने लगता है। आप एक दिन जिम जाओगे, अगले दिन नहीं जाओगे तो क्या होगा, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी जल्दी वर्क किया और जल्दी जल्दी वर्क करने की वजह से आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल नहीं पाई, तो क्या हुआ, वो लैक्टिक एसिड बन गया और वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होने लगता है। ठीक है, प्लस एनर्जी भी मिलती है हमको। ठीक, अब जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें भी 3 कार्बन होते हैं और पाइरूवेट में भी 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हमने कहीं भी CO2 नहीं निकाली। ठीक है, ये दोनों तो हो गए अपने। ठीक, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मैक्सिमम टाइम तक चलता है। क्या होता है ये, नॉर्मली हमको ऑक्सीजन मिल ही रही है। ठीक है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है नॉर्मली, तो क्या होता है जब हमें ऑक्सीजन मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीकरण श्वसन। ठीक है, तो क्या होता है, सारा के सारा जो पाइरूवेट होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, अपना 3CO2 बन जाते हैं, प्लस वाटर बन जाता है, प्लस एनर्जी मिल जाती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 38 ATP। ठीक है, ये हमको पूरा याद रखना है, ये पूरी चार्ट हमको अच्छे से याद रखनी है और फिर इसी को बना के नीचे थ्योरी में भी थोड़ा सा आप लिख के आइएगा, पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप पूरा थ्योरी में लिखोगे और ऐसी चार्ट नहीं बनाओगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण श्वसन में डिफरेंस बताइए और अनऑक्सीकरण। ठीक है, मीन्स ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण श्वसन में डिफरेंस बताइए। ठीक है, हाँ तो देखते हैं हम। ऑक्सीकरण या एरोबिक यानी दिख ही रहा है क्या, एयर की प्रेजेंस में, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना फूड मटेरियल का क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी और इसमें होगी, तभी तो इसका नाम क्या है, एरोबिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ये लिंक है, ये वाली लाइन इस वाली रिएक्शन से, देखते हैं अभी हम। ठीक है, क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, कहो 6-12-6, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि CO2 की फॉर्म में निकल जाना, CO2 और H2O की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि पूरी के पूरी ग्लूकोज जो है वो CO2 में कन्वर्ट नहीं होती, कोई और प्रोडक्ट भी बनाती है। देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। अगला क्या है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अभी मैंने सेल बताया था, सेल में आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में भी बताया था। तो ये जो रिएक्शन है वो दोनों में चलती है। ठीक है, मैक्सिमम या मेनली बोले तो अपन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं, द होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। 38 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म, इसमें कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 38। अब ये ATP क्या होती है पता है आपको, देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि जैसे अपना खर्च चलाने या अपना कोई भी काम पूरा करने पैसों की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेल में कोई भी काम पूरा करने के लिए ATP की आवश्यकता होती है, लाइक पैसों की तरह समझ लीजिए आप। ठीक है, हाँ तो इसमें कितने ATP मिलते हैं, 38, और इसमें ओनली 2 मिलते हैं, तो फायदा कहाँ है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, जो कि मैंने बोला था इससे लिंक है। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो ये अपना ग्लूकोज है, क्या कहो 6-12-6। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन भी हमने ले ली। ठीक है, तो इससे कंप्लीट क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, हाँ अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा तो ये 6 आ जाएंगे, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। अब फिर से हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है अगेन, बट इसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है अपना एथेनॉल, क्या बनता है,
एथेनॉल, ठीक है, प्लस CO2 भी निकलती है, प्लस कितनी 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो देखिए इससे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, इससे एनर्जी कम मिल रही है, इससे ATP भी ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे ATP कम मिल रहे हैं। तो फायदा किसमें है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये दोनों आप लिख लीजिए, दोनों में डिफरेंस। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस बताइए। इसको बोलते हैं हिंदी में लसिका और इसको बोलते हैं रक्त, मतलब कि लसिका और रक्त में अंतर बताइए, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको, लसिका, और इसको क्या बोलते हैं, रक्त। हिंदी में भी हिंदी मीडियम वाले देख लेना। चलिए पहला क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू, मतलब कि वाइट होते हैं कलर में दिखने में, ठीक है। ये जो है रेड टिश्यू होते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। अब ये वाइट क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनमें RBC नहीं पाई जाती। और ये रेड क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनमें RBC पाई जाती है। अब ये RBC क्या होती है बताइए, पता है क्या आपको? RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल, ठीक है, लाल रक्त कणिका, ठीक है। हाँ, लाल रक्त कणिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो ये जो RBC होती है, इनका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। इसलिए ये जो ब्लड होता है वो RBC की वजह से किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अगला देखते हैं, लेस प्रोटीन आर प्रेजेंट, मतलब कि इसमें प्रोटीन जो है बहुत कम मात्रा में होंगे और इसमें प्रोटीन जो है सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लिखा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, मतलब कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी में नहीं होती, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल क्वांटिटी, मतलब कि एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेरी लिटिल क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अंदर ब्लड होता है सारा के सारा यही है, इसमें क्या होता है? RBC होता है। लिम्फ जो है ब्लड से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, 4 मार्क्स में। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना क्या है? डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इनको धमनी, क्या बोलते हैं? धमनी। और वेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिरा, ठीक है। धमनी और शिरा क्या होती है? डिफरेंस देखने से पहले अपन प्रैक्टिकली समझते हैं कि धमनी और शिरा क्या होती है, ठीक है। हाँ देखिए, अपने हार्ट से, हृदय से जो ब्लड सारे ऑर्गन तक ले जाती हैं, पता है आपको, एक पाइपलाइन सिस्टम होता है अपने अंदर भी, ठीक है, जो अपने हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड को ले जाती है, उनको बोलते हैं धमनी या आर्टरी, ठीक है। अब सारा जो ब्लड है ऑर्गन से हार्ट तक लाता कौन है? शिरा, ठीक है। तो जो अपना हार्ट है वहां से सारे ऑर्गन तक ब्लड कौन लेके जाएगा? अपनी आर्टरी। और ऑर्गन से हार्ट तक वापस कौन लाएगा? वेन, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। द बोल ऑफ आर्टरी इज इलास्टिक एंड थिक। अब बोल जो है आर्टरी की वो कैसी होती है? इलास्टिक होती है एंड थिक होती है, ठीक है। और इसमें जो है थिन होगी और इलास्टिक होगी, ठीक है। हाँ, इसमें कम इलास्टिक होती, इसमें ज़्यादा इलास्टिक होती है और इसमें कम इलास्टिक होती है, ठीक। ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज नैरो, इसकी ल्यूमेन जो है नैरो होती है, थिक होती है ना, क्योंकि मोटी होगी तो इसके अंदर ल्यूमेन यानी होल, ठीक है। किसी भी चीज में बीच से जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? नैरो। नैरो यानी सकड़ी, मतलब बहुत छोटी होगी, पतली होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बोल थी वो कैसी थी? मोटी थी, थिक थी, इसलिए। इसकी जो ल्यूमेन है वो कैसी होगी? वाइड, मोटी होगी, ठीक है। वॉल्व आर प्रेजेंट इन आर्टरी, आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट होती है, बट वेन में इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं, हाँ, ठीक है। अगला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरी, तो विजिबल रेड, मतलब कि ये जो है थोड़ी सी रेड कलर की दिखती है और ये जो है कैसी दिखती हैं? कलर में थोड़ी ब्लू कलर की दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए जो है ब्लू कलर में दिखती हैं। और आर्टरी जो होती है अपनी वो किस कलर में दिखती है? रेड कलर में दिखती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको अभी तो नहीं आएगा लेकिन याद रखिएगा, CBSE लेवल का हो सकता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो रेड कलर की नहीं दिखती,
ठीक है, या फिर इसका एक्सेप्शन है तो वो होता है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और फिर इसका भी एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, याद रखिएगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, इसलिए वो ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है, सेम पल्मोनरी वेन में। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, श्वसन, ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में डिफरेंस बताइए, ठीक है। वैसे तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट पूछ लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, बताइए, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग एक्सचेंज, ठीक है, O2 हम ले रहे हैं, CO2 हम छोड़ रहे हैं, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये एनिमल प्लांट दोनों में होता है, बट क्या फोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली प्लांट्स में होता है, अपन लोगों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अपना फूड जो है वो खुद बना लेना, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ क्या, जो CO2 हुई, H2 हुआ, एंड क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। हम लोगों में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और हम ग्रीन कलर के नहीं होते। ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या है, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोड्यूस H2 एंड CO2। मतलब कि एक कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 एंड H2 में। अभी हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा था पहले क्वेश्चन में, तो इसमें जो लास्ट वाली स्टेप मैंने लिखी थी तो वो क्या था, ग्लूकोज से CO2 तो बन रहा था अपना, CO2 H2, ठीक है, एंड एनर्जी भी बनती है, वो इसमें नहीं लिखी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस H2 एंड CO2 आर सिंथेसाइज्ड फॉर्मिंग ग्लूकोज एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें H2 एंड CO2 रिलीज हो रही थी, इसमें लगती है H2 एंड CO2, और क्या लगता है, क्लोरोफिल लगता है और सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में क्या बन जाता है, अपना ग्लूकोज। देख लीजिए, CO2 लगता है, H2O लगता है, ठीक है। इससे क्या, यहाँ पे क्या अपनी सनलाइट भी मिलती है प्लांट को, एंड क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, लीव्स में, और क्या बन जाता है अपना, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कहो 6/12/6, ठीक है, प्लस O2 निकलती है, प्लस कुछ वाटर भी बन जाता है, प्लस कुछ ATP भी बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, और इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ 6 आता है, यहाँ 12, बैलेंस करोगे तो इजीली हो जाएगी। यहाँ 6 आता है, यहाँ पर भी 6 आता है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं अगला, दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें कुछ टूट रहा है, ठीक है। और ये क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें कुछ बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, अपना ग्लूकोज, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन अक्कर इन लाइट एज वेल एज डार्क, मतलब कि ये लाइट में भी हो सकती है और अंधेरे में भी हो सकती है, बट ये वाली जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, फोटोसिंथेसिस अपना, ठीक है। फिर क्या, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, मतलब कि एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, फूड से, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड, मतलब कि फूड में एनर्जी स्टोर होती है इसमें, ठीक है। जो ग्लूकोज हम बना रहे हैं ना, इसमें एनर्जी रहती है, फिर यही ग्लूकोज हम खा लेते हैं फूड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। दूसरा नहीं, 4th या 5th क्वेश्चन हो गया है अपना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताइए। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। और किस में होते हैं, एनिमल्स में कि प्लांट में कि दोनों में, ठीक है। जाइलम को हिंदी में भी जाइलम ही बोलते हैं, वैसे वर्ड होता है उसका, बट हम हिंदी में भी यही यूज करते हैं, और फ्लोएम को भी फ्लोएम यूज करते हैं। जैसे अपने अंदर आर्टरी और वेन थी, वैसे ही प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है प्लांट में। मतलब कि देखिए, प्लांट में क्या
2-3 मंजिल का भी कोई अपना ट्री है तो उसमें ऊपर वाली टिप भी क्या ग्रीन होती है, हरी भरी होती है, तो कैसे वहां तक भी तो पानी पहुंच रहा होता है, तो कैसे पहुंचता है, जड़ से पहुंचता है, ऊपर रूट से पहुंचता है, तो किसके थ्रू पहुंचता है, वो जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब मान लिया कि किसी साइड में फ्रूट लगा है बट और कहीं फ्रूट नहीं लगा है, लेकिन सबको जरूरत होती है एनर्जी की, तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, फ्लोएम से होता है। ठीक है, तो ये जो है प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट एंड लीव्स, मतलब कि जो लीव्स से एंड रूट से एब्जॉर्ब किया है पानी एंड अपने मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो उसको सब में पहुंचाने का काम करता है। लिखा है इसमें, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट के वेरियस पार्ट लीव्स से अपना जो फूड बना है वो सारे ऑल ओवर प्लांट में या ट्री में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, द वॉल ऑफ जाइलम आर थिक, जाइलम की वॉल थिक होती है, ऐसे ही आर्टरी की वॉल भी थिक थी। ठीक है, इसमें क्या होती है, थिन होती है शायद। ठीक है, इसमें क्या होती है, थिन होती है। आगे देखते हैं, इट इज डेड टिश्यू, मतलब कि ये डेड टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू नहीं होता। ठीक, और ये जो है लिविंग टिश्यू होता है। आगे चलते हैं, फ्लोएम कंटेन कंडक्टिंग ट्यूबल्स, इसमें ट्यूबल्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे। ठीक है, ये और इसमें जो है सीव ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स को बोलते हैं चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, ऐसे होती हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम में भी आप डिफरेंस याद रखिएगा। अब देखिए, इस चैप्टर में से कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, या सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आप एक बार बुक से वो डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगी। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट कोई डायग्राम है, कोई पॉइंट है, कोई रिएक्शन है, यदि वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है तो मैं आपको वो शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए एंड और देखिएगा अपनी बुक में, परीक्षा बोर्ड में यदि कोई और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।